तंजावुर का भव्य बृहदेश्वर मंदिर, जो वास्तु व शिल्पकला कौशल का शीर्षतम उदाहरण है और जिसे वर्ष 1009 ईस्वी में बनवाया गया था। ये महानतम चोया सम्राट राजराज चोया का सपना था। चोया भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबी अवधि तक राज करने वाला राजवंश था। सम्राट अशोक के शिलालेख में कलिंग के दक्षिण में प्राचीनतम चोया साम्राज्य का विवरण है। प्राचीन संगम साहित्य में भी उनका उल्लेख किया गया है। अपनी प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद चोया साम्राज्य का उदय सन 848 में विजयालया चोया के आरोहण के साथ दर्ज किया जाता है। ये वो राजा थे जिन्होंने अपने शासनकाल में मंदिरों के निर्माण की चोया परंपरा को शुरू किया। एक अद्भुत परंपरा जिसके अंतर्गत पूरे राजवंश ने 300 से अधिक मंदिर बनवाए। उनमें से बहुत से मंदिर 1000 साल बाद भी मजबूती से खड़े हैं। इन सब में सबसे विशाल है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे चोया के 8वें शासक राजराज चोया के शासनकाल में बनवाया गया और जो भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि चोया शिव भक्त थे। ये सभी भारतीय मंदिरों में दक्षिण भारतीय शिल्पकला की सर्वोच्चता का सबसे विशाल और सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। एक अनुमान अनुसार इस मंदिर के निर्माण में 1,30,000 टन ग्रेनाइट का उपयोग किया गया। वो ग्रेनाइट जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था। राजराजा चोया ने बेहतर सिंचाई प्रणाली भी विकसित की ताकि कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सके। जबकि कावेरी डेल्टा चोया राज्य का केंद्र बिंदु था। राजराजा के अधीन चोया साम्राज्य श्रीलंका के पुलनरुवा से लेकर उत्तर में तुंगभद्रा नदी तक और पूर्व में बंगाल में दंदभुक्ति तक फैला हुआ था। चोया वंश जल व थल पर विशेष प्रभाव रखने वाला समुद्री साम्राज्य था। ये यूरोपीय लोगों द्वारा विश्व की खोज से 500 वर्ष पहले का समय था। सन 1025 में राजराजा चोया के बेटे राजेंद्र चोया प्रथम ने सुमत्रा और मलयान प्रायद्वीप के लिए सफल नौसैनिक अभियान शुरू किया, जो 3000 किलोमीटर से भी दूर स्थित थे। शीघ्र ही चोया साम्राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्से, मालद्वीप, पूरा श्रीलंका व अन्य राज्य भी समा गए। वास्तव में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया से प्राप्त अनगिनत शिलालेखों से चोया राजवंश के प्रभाव को समझा जा सकता है। राजेंद्र चोया प्रथम ने एक नई राजधानी गंगईकोंडा चोयापुरम बनाई, जिसका शाब्दिक अर्थ था चोया का शहर जिन्होंने गंगा तक विजय प्राप्त की। क्योंकि उनके नेतृत्व में चोया सेना बंगाल तक कूच कर गई और भागीरथी या गंगा नदी पार करके राजा महिपाल को हराया। गंगईकोंडा चोयापुरम मंदिर। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। और दारासुरम का ऐरातेश्वर मंदिर। ये सब महान जीवंत चोया मंदिरों के रूप में जाने जाते हैं, जो विश्व धरोहर स्थलों के हिस्से हैं। एक विख्यात इतिहासकार के शब्दों में, चोया कलाकारों ने महाकायों की तरह कल्पना की और स्वर्णकारों की तरह शिल्पित किया। 21 चोया राजाओं ने सन 848 से 1279 के बीच 431 वर्षों तक निरंतर शासन किया, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे लंबे समय तक निरंतर राज करने वाले साम्राज्यों में से एक था। इसलिए जब 1947 में अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्षण आया, तो एक स्वर्ण दंड सेंगोल को सौंपने की प्राचीन चोया परंपरा अपनाई गई। सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से बनाया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है नीति परायणता। सेंगोल को स्वीकार करके पंडित नेहरू ने सत्ता संभाली, जो उत्तर दक्षिण की एकता को विशेष मान्यता प्रदान करता है, जो नए राष्ट्र के न्यायपूर्ण
और निष्पक्ष शासन के लिए प्रतिबद्ध थे। Hi everyone. Sometimes being strong is the only option you have. Today is 1st of June 2023. Daily Brief is back. Every day means every day. Today we are going to talk about all these important topics. See, anxiety when thinking about working, anxiety when thinking about studying, anxiety when actually studying. यूपीएससी की बातें करना बहुत आसान है, एक्चुअली में पढ़ना डिफिकल्ट टास्क है। और जब हम एक्चुअली में पढ़ाई करते हैं तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। एवरीथिंग सीम्स एक्सट्रीमली डॉन्टिंग बिफोर यू स्टार्ट. Don't let the perfectionist or procrastination monster stop you from taking action. Remember, good should be aggressive because we are dealing in the currency of time. Study full throttle. ये टेलीग्राम क्विज है. एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जॉइन. दिस इज वोकैबुलरी. वैलरस इसका मतलब होता है वीरतापूर्ण, शोइंग ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ डेंजर, एस्पेशली इन बैटल. अबेट इसका मतलब है उकसाना, एनकरेज और असिस्ट टू डू समथिंग रॉन्ग, इन पर्टिकुलर टू कॉमिट अ क्राइम और अदर ऑफेंस. परपैचुअल का मतलब होता है लगातार, नेवर एंडिंग और चेंजिंग. राउज का मतलब होता है उत्तेजित करना, कॉज टू फील एंग्री और एक्साइटेड. और सोलेस का मतलब होता है आश्वासन, गिव कंफर्ट और कंसोलेशन टू. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. सी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी है. अभी प्रीलिम्स के पेपर में भी आपने देखा, पेपर एज सच डिफिकल्ट नहीं था, पेपर लेंदी था, पेपर में बहुत सारी वर्बोसिटी थी. सो द पॉइंट इज, अगर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी होगी, आपको रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी आपकी, तो आप ऑटोमेटिकली पेपर में बेहतर परफॉर्म करोगे. और ओल्ड स्कूल इज स्टिल अ गुड स्कूल. सो ओल्ड स्कूल मेथड्स अभी भी वर्क करती है. देन दिस इज सी सेट. सिमिलरली सी सेट में भी अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे. ये 2 सवाल हैं, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, स्टेटमेंट और अजम्पशंस. और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्राई टू आंसर. देन दिस इज सोशल मीडिया अपडेट. प्रीलिम्स के एग्जाम में आपने देखा जो सवाल थे वो बहुत वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट से थे. जो स्टैटिक ट्रेडिशनल हम बुक्स पढ़ते हैं उसके बजाय अगर हम डेली करंट अफेयर्स, सोशल मीडिया एटसेट्रा, न्यूज़पेपर को देखते हैं तो वो ज़्यादा यूजफुल होता है. सो हमें स्टैटिक चीज़ों को भी पढ़ना है, बट एट द सेम टाइम डे टू डे बेसिस पे ये जितने भी इनिशिएटिव्स हम देखते हैं ये बहुत यूजफुल है, इन पे एक टैब रखना है. सो वी विल कीप डूइंग दिस. India is the cradle of many religions and the Prashad scheme aims to strengthen the spiritual tourism in the country. Spiritual tourism. ये प्रसाद स्कीम क्या होती है? Can you answer in few lines? प्रसाद स्कीम क्या होती है? आंसर. ये ट्राइबल म्यूजियम है अराकू वैली. ये भी बहुत न्यूज में है, अराकू वैली. Made out of mud and metal, this museum aims at representing and conserving the daily life, traditional art, handicrafts of the tribal communities inhabited in the Araku Valley. ये जो है ये ईस्टर्न घाट्स में है, ईस्टर्न घाट्स में. सो दिस इज ट्राइबल म्यूजियम अराकू वैली. नाउ लुक एट दिस मेटल मिरर. ये मेटल मिरर को अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था 2005 में. So did you know about an intrigue and rare form of mirror craftsmanship of this Kannadi? Kannadi, believed to have existed since the Vedic period of Indian history. The usage of a secret blends of metals in its creation makes this craft genuinely fascinating. तो इसको भी GI टैग मिला है, GI टैग. और ये है कन्नाडी, कन्नाडी GI टैग. Then this is Kolkali, Kolkali. So this is a highly rhythmic folk art performed in the North Malabar region of Kerala. Dancers wielding short pairs of sticks move in a circle around a Neela Vilakku as they sing and dance tapping each other's sticks. So this is a traditional dance form और इसका नाम है कोलकाली. Look at this Aleppi choir. इसको भी GI टैग मिला है 2007 में. So ये choir है, कल्चरल ट्रेजर है केरला का. इसमें रिच हेरिटेज क्राफ्ट्समैनशिप दिखती है और इंट्रिंसिक इंट्रिकेट आर्टिस्ट्री भी यहाँ पर है. सो दिस इज अलेप्पे का कॉयर. 2 बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में फाइबर. एक है कॉटन और दूसरा है जूट.
इसके अलावा हम कोकोनट हस्क से भी बनाते हैं लॉट्स ऑफ लाइक दिस गारमेंट्स एंड क्लोथ्स एटसेट्रा। बट ये जो कॉटन और जूट है ये दोनों बहुत प्रोमिनेंट है, कॉटन एंड जूट। Do you know Golconda Fort was originally a mud fort under the reign of Raja of Warangal? It was later fortified between 14th to 17th century by Bahmani sultans and the ruling Qutub Shahi dynasty. तो ये है गोलकोंडा फोर्ट। सो ये हो गए कुछ सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं आंसर राइटिंग में। तो आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे हमें बहुत सारी चीजें आती है, जब आप लिख के देखते हो तो वो चीजें कंसोलिडेट होती है। अभी प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, मार्क्स काउंट होंगे मेन एग्जाम के। सो उसमें लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, प्रिपेयर अ नोट ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया में फ्लोरल है, फॉनल है। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी है। सो इन पे एक शॉर्ट नोट बनाइए। डिफरेंट जो डाइवर्सिटी है इंडिया के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का, उसमें एनसीईआरटी बुक भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। अब इसको इस तरीके से कर रहे हैं कि इसमें जो प्रीलिम्स के भी एस्पेक्ट्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। सो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्राफीन पे हम एक शॉर्ट नोट तैयार करते हैं। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। इन क्वेश्चंस को आप सबमिट कर सकते हो इस वेबसाइट में srajanindia.1 पे। आप आंसर्स सबमिट करिए। आंसर्स जब हम शेयर करते हैं तो हमें उससे ज्यादा एनकरेजमेंट मिलता है और स्टडी हमारी बहुत रूटीन और डिसिप्लिन से रहती है। देखिए, इस एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करने की जरूरत नहीं होती है। द पॉइंट इज, सिंपल चीजें हमें डिसिप्लिन और रेगुलरिटी से करनी है। हमारी पढ़ाई ऑन ट्रैक होती है। गाइडेड पढ़ाई करने से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। सिलेबस के विद इन रहना है। सो आंसर दीज 2 क्वेश्चंस। ये जितने भी सबमिशंस आएंगे इस वेबसाइट में, मैं यहाँ पे सब में आपको फीडबैक और रिव्यू भी प्रोवाइड कराऊंगा। नाउ दिस इज मेंस स्पेशल कोर्स, जो 15th ऑफ सितंबर को मेंस एग्जामिनेशन है, ये स्टार्ट हो रहा है। इसकी एक नॉमिनल फी है 1111। ये एंजल नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। सो फी इज गोइंग टू बी 1111। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सो करीब 3.5 महीने का ये कोर्स है। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होगी, GS 1, 2, 3, 4 और ऐसे टोटल 1250 मार्क्स हैं इन 5 सब्जेक्ट्स में, 250 मार्क्स ईच। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से, टाइम बाउंड मैनर पे। रोज ऑलमोस्ट डेली 9 to 10, 10:30, 1.5 आवर की हमारी डेली लाइव क्लास होगी। सो वी विल कवर कंप्लीट सिलेबस, मेंस क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्मिंग, मॉडल आंसर्स, ऐसे राइटिंग। आई विल प्रोवाइड यू शॉर्ट नोट्स एज वेल। मॉक टेस्ट भी होगा और 1-to-1 मेंटोरशिप भी होगा। और ये सब इंक्लूडेड है इस नॉमिनल फी ऑफ ₹1111। सी, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो टीचर के लिए भी फी इंपॉर्टेंट है? नो। सो हमको ये जो फी का मॉडल है इसको कंटिन्यू करना है और ये एक बहुत नॉमिनल फी है। एवरीबडी कैन अफोर्ड दिस फी। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कैन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वांट। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वांट और ये वांट होना चाहिए। फी इज रिक्वायर्ड। ओके, सो ये 15th ऑफ सितंबर 2023 का हमारा टारगेट होगा और हम सारा टाइम, एनर्जी केवल और केवल स्टडीज में लगाएंगे। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर का सारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए और स्टूडेंट का भी सारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। हमें अननेसेसरी एंट्रोपी में नहीं जाना है। ओके, सो दिस इज द फी, दिस इज द कोर्स और इसकी सारी लाइव क्लासेस अभी स्टार्ट होगी। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.1। यहाँ पे ये एक UPI QR कोड है, इसको स्कैन करके आप फी पे कर सकते हैं और उसके बाद मेल दिस फी पेमेंट स्क्रीनशॉट टू 1@srajanindia.1। कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अवर प्लान ऑफ एक्शन। तो ये तो हो गया 2023 का फाइनल कोर्स। अब बात आती है प्रीलिम्स 1 जो 2024 को टारगेटेड होगा। सी, फीस अगेन गोइंग टू बी द सेम 1111 बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल नंबर और इसको हम इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि इस सिंगल कोर्स से 26 ऑफ मई 2024 की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी इसमें फुलफिल हो जाएगी। और इस बार ये सारी चीजें हम डे 1 से करेंगे। वी विल नॉट पोस्टपोन इट। रेगुलरिटी, डिसिप्लिन के साथ थ्रू आउट द ईयर हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके डिटेल्स मैं आपको सैटरडे संडे तक बताता हूँ। ओके, अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। द हिंदू न्यूज़पेपर बिगिंस। एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना बहुत जरूरी है।
और रेगुलरिटी के साथ पढ़ना जरूरी है। इससे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, डिसिप्लिन आता है, कंसिस्टेंसी आता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक होता है और आपको मल्टीपल पेरिफेरल नॉलेज भी होती है। तो 1 न्यूज़पेपर अ डे एवरीबडी आपको फॉलो करना है, एवरी डे आपको ये फॉलो करना है। ओके, अब इसमें न्यूज है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने रूल किया है ओटीटी शोज टू कैरी एंटी टोबैको वार्निंग। तो ये टोबैको इज बैड, इसको सिन गुड भी बोलते हैं। क्या आप बता सकते हो सिन गुड क्या होता है? ऐसे ही एक सिन टैक्स भी होता है, सिन टैक्स। द इंक्रीजिंग सबऑर्डिनेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये एक लीड आर्टिकल है। देन दिस इज नेपाल, इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो जीडीपी एक्सपैंडेड 6.1% इन 22-23 लास्ट क्वार्टर। तो इस क्वार्टर में, आखिरी जो क्वार्टर था उसमें 6.1% से जीडीपी एक्सपैंड हुआ है, विच इज अ गुड नंबर कंसिडरिंग कि वर्ल्ड में जो अभी इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा था। मैन्युफैक्चरिंग जीवीए स्लिड हुआ है 1.3% पे, 8 सेक्टर्स का, फार्मिंग, सर्विस एटसेट्रा। ऑल राइट, ये जो जीवीए होता है ये नंबर इसलिए एसेंशियल होता है बिकॉज इससे हमें सेक्टर स्पेसिफिक डेटा ज्यादा बेहतर समझ में आता है। तो स्लो एक्सपेंशन हुआ है और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये डेटा रिलीज किया है और 6.1% है। फर्म सर्विसेज सेक्टर का डेटा दिया हुआ है। आप ये बताओ कोर सेक्टर्स कितने होते हैं, हाउ मेनी कोर सेक्टर्स आर देयर, और इन सारे कोर सेक्टर्स के नाम भी बताइए, कोर सेक्टर्स। ओके, तो दिस इज जीडीपी एंड दिस इज जीवीए। एनएसओ ने यहाँ पे डेटा रिलीज किया है, 6.1% का डेटा है, 6.1% से एक्सपैंड हुआ है। देन नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉमिस टू प्रोवाइड एयर कनेक्टिविटी फॉर मणिपुर हिल एरिया। तो नॉर्थ ईस्ट में अभी हमारा फोकस है, नॉर्थ ईस्ट में अच्छी कनेक्टिविटी जरूरी है, तो मणिपुर के हिल एरियाज में ये कनेक्टिविटी की बात है यहाँ पे। देन अहमदनगर विल नाउ बी रीनेम्ड एज अहिल्या नगर। तो यहाँ पे महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है अहमदनगर सिटी वुड बी रीनेम्ड एज अहिल्या नगर आफ्टर द 18th सेंचुरी मराठा क्वीन अहिल्या बाई होलकर। सो अहिल्या बाई होलकर जी के नाम पर ये अब अहिल्या नगर के नाम पे जाना जाएगा। ये डिसीजन है रेस्पेक्टिंग द पब्लिक डिमांड। 298th बर्थ एनिवर्सरी है रूलर का। ये माहेश्वर एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर रूल करते थे। ये सीट था होलकर डायनेस्टी का। ये जो मराठा किंगडम था, मराठा किंगडम वाज एक्चुअली अ काइंड ऑफ कॉन्फेडरेसी। क्या आप बता सकते हो डिफरेंट कॉन्फेडरेसीज में कौन कौन से नाम थे? जैसे एक थे होलकर, और होलकर थे यहाँ पे मध्य प्रदेश, दिस माहेश्वर जगह पर। सिमिलरली यहाँ पे इससे पहले औरंगाबाद का भी नाम चेंज हुआ था छत्रपति संभाजी नगर के नाम पे। ओस्मानाबाद को धाराशिव के नाम पर रखने की बात थी। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज द फ्रंट पेज। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। टीटीडी टेम्पल इन जम्मू टू बी ओपन फॉर दर्शन फ्रॉम June 8। तो ये एक सेरेमनी रिचुअल्स है। न्यू लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल है माजीन विलेज जम्मू में। ये टेम्पल अभी दर्शन के लिए ओपन किया जाएगा। माता वैष्णो देवी टेम्पल का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट श्राइन भी है। Then this is next page. Up see, amend law to make necrophilia an offense, says High Court. तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिया में लॉज एक्चुअली है नहीं, तो इन लॉज को बनाने की बात है। तो अटेंडेंट्स अपॉइंटेड जैसे गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है। नेक्रोफिलिया मीन सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द बॉडीज, डेड बॉडीज। सो इसके लिए आईपीसीज में क्लियर कट लॉज नहीं है। तो आईपीसी टू ब्रिंग नेक्रोफिलिया अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ अननेचुरल सेक्स और इंट्रोड्यूस न्यू प्रोविजंस इन आईपीसी टू मेक नेक्रोफिलिया एन ऑफेंस। तो इंडिया में ऐसे स्पेसिफिक लेजिस्लेशन अभी नहीं थे, तो अभी इसको लाने की बात है। ये कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट जो लीड आर्टिकल है ये लिखा है दिल्ली बेस्ड लॉयर। इसमें थोड़ा क्रिटिकल रहते हैं ये गवर्नमेंट के लिए। हमें इतना ज्यादा स्पेसिफिसिटीज में नहीं जाना है बिकॉज अवर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज पॉलिटी नॉट द पॉलिटिक्स। सो वी विल फाइंड आउट कि डेमोक्रेसी में क्या चैलेंजेस हो रहा है। जैसे इंडियन जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अभी एक नया पार्लियामेंट भी इनॉग्रेट हुआ। पार्लियामेंट इज टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी कभी भी बैक सीट पे नहीं आनी चाहिए। पार्लियामेंट का जो नेचर है, फंक्शनिंग है, वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। तो अभी पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग आया। यहाँ पे सेंगोल, अभी हमने स्टार्टिंग वीडियो में भी देखा, ये सेप्टर अभी यहाँ पे चोला रूलर का था और ये सिग्निफाई करता था पावर ट्रांसफर को। तो इसके साथ एक हिस्ट्री भी है, और जब इंडिया आजाद हुआ तो ये जो सेंगोल है ये ट्रांसफर किया गया था और इसको इंडियन पार्लियामेंट में अभी वेल एस्टैब्लिश भी किया गया है।
प्राइमरली यहाँ पे बात किया है कि इंडियन पार्लियामेंट जो होती है वो यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट सैक्रोसैंक्ट नहीं होती, सोवरेन नहीं होती। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर रहता है कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री वर्क होना चाहिए। डिवीजन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में। और पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कंप्लीटली सेपरेटेड है लेजिस्लेचर से। बिकॉज एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होते हैं, और जो मंत्री बनते हैं वो पार्लियामेंट से ही चुन के आते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। तो कंप्लीट सेपरेशन इंडिया में नहीं होता। और एट टाइम्स क्या होता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस दिया, मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, और जिस पार्टी ने ही फिर वो सरकार भी बनाई है, तो वहां पे एक कंप्लीट डोमिनेंस होने लग जाता है। और पार्लियामेंट्री एथोस जो है, डेमोक्रेसी है, डिस्कशन, डिबेट्स एटसेट्रा, वो बाईपास हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल का डिजाइन यहाँ पे दिया हुआ है। इन अदर वर्ड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय इट्स वेरी स्ट्रक्चर facilitates and enables the marginalization of parliament and the concentration of power within a dominant executive. So थोड़ा सा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कंप्लीट सेपरेशन नहीं है इंडिया में। मॉन्टेस्क्यू ने कंप्लीट सेपरेशन बोला था, बट इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता है। सो इससे क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट कर रही है वो ही एग्जीक्यूटिव में है, तो पार्लियामेंट्री डिबेट बैक स्टेज पे आ जाती है। कई बार जो पार्लियामेंट में इंटरेस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। जो स्पीकर होते हैं वो टेक्निकली जिस पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं, यूजुअली जो डोमिनेट रूलिंग पार्टी है उससे आते हैं, तो एट टाइम्स स्पीकर की न्यूट्रलिटी पे भी सवाल उठ जाता है। फिर हमारे यहाँ एक होता है लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट सर्टेन बिल्स में जैसे मनी बिल एटसेट्रा में राज्यसभा को इक्वल पावर नहीं होती है। तो द पॉइंट इज, इंट्रा पार्टी डिसेंट जो है वो नहीं हो पा रही है। एंटी डिफेक्शन लॉ है। पॉलिटिकल पार्टी एज अ यूनिट, जिससे आपने वोट चुनाव लड़के आप पार्लियामेंट में आए हो, आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, वरना एंटी डिफेक्शन हो जाएगा, विप हो जाएगा। तो इससे जो इंडिविजुअल जो ऑटोनॉमी है किसी भी एमपी की, वो सब्ज्यूम हो जाती है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल में आया था 1985 में, ऑल्दो इसका पर्पस अच्छा था कि हमें एंटी डिफेक्शन जो है आया राम गया राम उसको रोकता है, बट इसमें इंडिविजुअल सोवेरेनिटी ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। प्लस एंटी डिफेक्शन लॉ आया तो इसने भी हॉर्स ट्रेडिंग और अनप्रिंसिपल फ्लोर क्रॉसिंग को एज सच इतना इफेक्टिवली कर्ब नहीं कर पाया। सेकेंड, Indian constitution did not carve out any specific space for the political opposition in the house. Usually UK में ऐसा होता है कि आपको एक शेडो कैबिनेट भी होती है, प्राइम मिनिस्टर के जस्ट इक्विवेलेंट एक अपोजिशन पार्टी में लीडर होगा हर मिनिस्टर के अगेंस्ट। वो इंडिया में है नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट भी होती है, बट एट टाइम्स हमने देखा है वो पोस्ट वैकेंट हो जाती है। अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होती। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि अगर ओपोजिशन स्ट्रांग नहीं होती तो वो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करवा पाती, पार्लियामेंट्री डिबेट प्रॉपर नहीं हो पाते। तो ओपोजिशन बहुत ज्यादा वीक नहीं होनी चाहिए। थर्ड, यहाँ पे स्पीकर सिस्टम भी है। स्पीकर सिस्टम पॉलिटिकली न्यूट्रल एट टाइम्स नहीं हो पाते हैं। मनी बिल को अगर हम टैग कर देते हैं तो उसमें राज्यसभा जो होती है बाईपास हो जाती है। अपर हाउस ऑल्दो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपर हाउस के चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट एट टाइम्स अपर हाउस का बिकॉज नंबर कम है, 250 नंबर है, तो अगर ज्वाइंट सिटिंग भी होता है तो अपर हाउस का इतना से नहीं मिल पाता है। क्या आप बता सकते हो अपर हाउस किन सब मैटर्स में लोअर हाउस मतलब लोकसभा से ज्यादा है, मतलब एक्सक्लूसिव पावर अपर हाउस को मिला है इन कंपैरिजन टू लोकसभा। जैसे कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो एक्सक्लूसिवली है फॉर दिस अपर हाउस, लाइक दैट। सो कैन यू आंसर कि अपर हाउस को किन सब मैटर्स में लोकसभा से ज्यादा पावर मिला हुआ है, एक्सक्लूसिव पावर मिला हुआ है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो अपर हाउस मतलब राज्यसभा अपनी बातों को नहीं रख पाता है। सो इससे क्या होता है, पार्लियामेंट्री डिबेट नहीं होता, डिस्कशन नहीं होता, और पार्लियामेंट का जो प्रॉपर एथोस है वो एट टाइम्स बैकसीट पे आ जाता है। ये है अनसर्टेन शॉवर्स, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है। फार्मर्स नीड टू बी गिवन टाइमली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन रेनफॉल। इंडिया में अगर कोई गॉड है तो वो है मॉनसून। हमारी पूरी लाइफ पूरा मॉनसून, हमारा बजट सब मॉनसून के फलक्रम पे रहता है। मॉनसून अच्छा होता है तो प्रॉस्पेरिटी आती है, मॉनसून खराब होता है तो हम डिफिकल्टी में आ जाते हैं। आईएमडी ने बताया है कि इस बार लेट अस सी मॉनसून का प्रेडिक्शन कैसा होता है। दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, एक है अल नीनो
अल नीनो क्या होता है, जैसे ये है, दिस इज अमेरिका, ये सदर्न अमेरिका है। सदर्न अमेरिका में यहाँ पे पेरू है और यहाँ पे पेरूवियन करंट चल रहा है, तो यूजुअली यहाँ पे ये कोल्ड करंट रहता है, कोल्ड करंट। अब बिकॉज पेरूवियन करंट इज कोल्ड करंट, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होगी, ज्यादा बारिश नहीं होगी। सो यहाँ डेजर्ट्स भी हैं जो काफी एरिडिटी है। जैसे यहाँ एक डेजर्ट है, इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, आप उसका नाम बता सकते हो, वहां पे बहुत कम रेनफॉल होता है। तो ये जो एंडीज माउंटेन है और यहाँ पे डेजर्ट्स हैं, यहाँ यूजुअली रेनफॉल कम होता है बिकॉज ऑफ कोल्ड करंट। बट ये कोल्ड करंट अगर और इंटेंसिफाई हो जाए तो और एरिडिटी आ जाती है, उसको बोलते हैं ला नीना। बट एट टाइम्स इसका जस्ट अपोजिट होता है और यहाँ पे वार्म वाटर आ जाता है, उसको बोलते हैं अल नीनो। अब यहाँ वार्म वाटर आया है तो इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। अगर सदर्न अमेरिका में बारिश ज्यादा है बिकॉज ऑफ वार्म वाटर, मतलब अल नीनो, तो इसका मतलब है इंडिया में डायरेक्ट रेफरेंस क्या होगा, इंडिया में बारिश कम होगी, हमें ऐसे याद रखना है। सो वेन एवर देर इज अल नीनो, तो सदर्न अमेरिका में, पेरू में बारिश ज्यादा होगी और इंडिया में बारिश कम होगी। तो अल नीनो में नो लिखा हुआ है, मतलब नो बारिश इन इंडिया। और जब ला नीना है मतलब ला बारिश इन इंडिया, इंडिया में ज्यादा बारिश होगी। दूसरा फिनोमेनन होता है इंडियन ओशियन डायपोल का। इंडियन ओशियन डायपोल में क्या होता है कि इंडियन ओशियन में जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है वो मानसून को इंटेंसिफाई भी करता है, वीकन भी करता है। जो इस साल है, इस साल जो 2023 है, इसमें एक तो अल नीनो आ रहा है, मतलब मानसून हमारा वीक होगा, नेगेटिव। दूसरा पॉजिटिव आईओडी हो रहा है, तो इससे मानसून पॉजिटिव होगा, इंटेंसिफाई होगा। अब ये देखना होगा क्या ये एक दूसरे को काउंटर कर पाएंगे और नेट रिजल्ट क्या होगा। तो अभी आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है नॉर्मल होगा, नॉर्मल रेनफॉल होगा। इसका मतलब है 96% ऑफ द 50 ईयर लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर। तो 87 सेंटीमीटर का 96% के अप्रोक्सीमेटली रेनफॉल हो रहा है, तो वो नॉर्मल माना जाएगा। 96% से नीचे होगा तो बिलो नॉर्मल होगा। ऐसे प्रिडिक्शन होते हैं, आईएमडी का काम ही है कि वो जो रेनफॉल है उसको प्रिडिक्ट करे। इंडियन ओशन डायपोल है, ये टेम्परेचर स्विंग है बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन। जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है तो ज्यादा बारिश होती है, नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल है तो कम बारिश होती है। और ये पॉजिटिव है तो ये अल नीनो को ऑफसेट भी कर सकता है। लेट अस सी। अब एक आर्ग्यूमेंट ऐसा भी है कि 97 में दोनों एक साथ आए थे, अल नीनो और पॉजिटिव आईओडी, और उस बार रेन जो था वो आईओडी 2% ज्यादा रेन हुआ। तो इस बार भी शायद ऐसा कुछ हो सकता है। लेट अस सी। मॉनसून को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल फिनोमिनॉन, और चेंजिंग टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज के कारण इसमें टेम्पोरल और स्पेटियल पैटर्न में वेरिएशंस आ रहे हैं। तो ओवरऑल बारिश बराबर होगी बट वो मंथ में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जोग्राफिकली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मॉनसून हर बार आता है और मॉनसून से एक्सेस वाटर होता है तो हमारे पास फ्लड लाइक सिचुएशन होती है। हम एक्सेस वाटर को स्टोर नहीं कर पाते, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ प्रॉब्लम। तो दैट इज वाई हमें वाटर की एवरी ड्रॉप को कंजर्वेशन करना जरूरी है और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी है, सो दैट एग्रीकल्चर हमारा अकॉर्डिंगली फार्मर्स उसको कंपनसेट कर पाए। अनसर्टेन शॉवर्स। देन स्टेटस क्वो है टर्की में आर्दोगान फिर से यहाँ पे विक्ट्री हुआ है। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, बायोडाइवर्सिटी इज अस एंड वी आर बायोडाइवर्सिटी। सी, मैं आपको इतना ज्यादा एनकरेज क्यों करता हूँ, फॉर्मल तरीके से ही चीजों को देखो। हम ना चीजों को बहुत तोड़ मरोड़ देते हैं, हम एग्जाम्पल्स देते हैं जो आउटराइटली नॉट दैट यूपीएससी लेवल होता है, सिविल सर्विसेज के डेकोरम के अगेंस्ट रहते हैं, उस लेवल के नहीं होते हैं वो एग्जाम्पल्स। ना तो आप मेंस में लिख सकते हो, ना आप इंटरव्यू में ऐसी लैंग्वेज ऐसे एग्जाम्पल साइट करते हो। तो क्यों ना हम डे वन से ही एक फॉर्मल टोन रखें, फॉर्मल टोन में सीखे, सब्जेक्ट जैसा होता है उसको उसी भाषा में सीखे। अननेसेसरी उसको एंटरटेनमेंट, कॉमेडी एटसेट्रा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। द पॉइंट इज हमें उसी लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी इज अस एंड वी आर बायोडाइवर्सिटी। इस पूरे आर्टिकल को मैं पढ़ के बताऊंगा, ये बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल है और ऐसे पढ़ने से आपका आरसीबी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे May 22, तो अभी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे था May 22, मैंने अटेंड भी किया था। वॉज येट अनदर रिमाइंडर ऑफ पाइवटल रोल अवर नेचुरल वर्ल्ड प्लेज इन रिजॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। इसमें क्या हो रहा है, डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अवर फ्यूचर बायोडाइवर्सिटी का। नेचर लव्स बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत वेराइटी ऑफ स्पीशीज है, फ्लोरा एंड फौना, rich variety of life forms and the interconnections with each other and the environment is everywhere.
अभी जैसे आरसीज में भी हमने देखा था ना, कितने अच्छे से हमने आरसी इनिशिएशन, सीसेट इनिशिएशन किया था एंड फीडबैक भी बहुत अच्छा आया है। इस मेंटोस जिंदगी से काफी सारे सवाल हमारे करेक्ट भी हुए। द पॉइंट इज इट इज ओके, बट हमें ओवरऑल रीडिंग हैबिट को बढ़ाना है। तो इसमें क्या है, जैसे बहुत सारे माइक्रोबायोम्स हैं, यूबिक्यूटस माइक्रोबायोम्स हैं हमारे बैकयार्ड में। एक छोटा सा एक बायोम बन गया है, जैसे किचन गार्डन हो गया, बैकयार्ड विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज हो गए, इकोलॉजिकल कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम भी वहां पे बने हैं। हमें इन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, और बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्विस्टरेशन भी करते हैं। प्रीलिम्स में सवाल आया था, कार्बन डाइऑक्साइड सिक्विस्टरेशन मतलब जो कार्बन एटमॉस्फेयर में है वो स्टोर करके दिस बॉडीज में है, या फिर जो सॉइल है, या फिर बायोलॉजिकल फ्लोरा फौना में स्टोर है। मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज बट वन ऑफ द सेवरल बेनिफिट्स वी डिराइव फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करता है। It also fulfills our basic need of food, shelter, medicine, mental health, recreation, and spiritual enrichment. Very nice. To face the continuing decline in the quality of our environment, we will need to rely more and more on solutions that draw upon biodiversity or nature. तो हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लाने की जरूरत है। जो हमारी डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करें, पॉल्यूटेड रिवर ओशियंस को सस्टेनेबल बनाएं, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाएं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से यहाँ डिफिकल्टी आ रही है। इन सब में बायोडाइवर्सिटी बहुत हेल्पफुल हो सकता है एक नई सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी बनाने के लिए। बायोडाइवर्सिटी इंस्पायर करेगा बच्चों को टू ऑप्ट फॉर अ मोर ह्यूमैन, बच्चों को भी नेचर के पास रखना जरूरी है, मोर ह्यूमैन, जस्ट एंड होपफुल फ्यूचर विच अकॉर्ड्स प्रेमेसी टू द लिविंग वर्ल्ड, सो दैट हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रॉस्पर फ्लरिश कर सके। डिस्पाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अल्टीमेटली जो ह्यूमन एंडेवर है, केयरिंग एंड नर्चरिंग लाइफ ऑन अर्थ जरूरी है। ग्लोबली आप देखोगे हम फेल हुए टू एडिक्वेटली कंजर्व एंड मैनेज अवर प्रीशियस इररिप्लेसेबल नेचुरल हेरिटेज। बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है बायोडाइवर्सिटी का, और इसीलिए एक वर्ड आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसका मतलब क्या होता है टेल? बायोडाइवर्सिटी इज डिक्लाइनिंग वर्ल्ड वाइड। जो लास्ट रिमेनिंग इकोसिस्टम है, स्पीशीज लॉस हो रहे हैं, अभी 6th एक्सटिंक्शन हो रहा है, क्लाइमेट स्ट्रेसर्स है, ह्यूमन प्रेशर है, पॉपुलेशन राइज हो रही है। तो इसके लिए जरूरी है हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, इसको नर्चर करना है, मैनेज करना है, और इसमें सिविल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए। जब भी बायोडाइवर्सिटी की बात आती है ये बॉटम टू अप अप्रोच होना चाहिए, बॉटम टू अप अप्रोच। तो व्हाट वी शुड डू, मेन कस्टोडियन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड इज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेस्ट जो है ये इमेंस और यूबिक्विटस नेचुरल हेरिटेज है। इंडिया का बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली ऑन लैंड बट वाटर बॉडीज, रिवर, डेल्टास, ओशियन, एक्वेटिक भी है। रिच एरे ऑफ अवर इकोसिस्टम ग्रासलैंड, सवाना, अल्पाइन पॉशर, डेजर्ट और अदर इकोलॉजिकल कम्युनिटी में भी है। हमें इन टोटलिटी इन सारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना का मीनिंगफुल कंजर्वेशन करना है। हमें मल्टी फंक्शनल लैंडस्केप, एस्पायरेशन, बिलीफ, ट्रेडिशनल नॉलेज, लोकल कम्युनिटी। प्रीलिम्स में फिर सवाल आया था कम्युनिटी फॉरेस्ट है तो उसमें क्या लॉज लगते हैं, तो पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी इज अगेन रिक्वायर्ड। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये भी प्रीलिम्स का सवाल है। तो इसमें यह लिखा है कि इंडिजिनस ग्रुप्स को ऑनरशिप मिलनी चाहिए मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। पर क्या इसे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? 17 साल हो गए, क्या इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं? तो बायोडाइवर्सिटी इज एवरीवेयर, डेली एक्शन में भी है, बट अब इसको हम एक मास मूवमेंट की तरह कंजर्वेशन एफर्ट्स को आगे बढ़ाए। पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोनों का पार्टिसिपेशन जरूरी है, सारे स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है। लोकल कम्युनिटी, ग्राम सभा, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज भी जरूरी है। सी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, इस एक आर्टिकल से कम 3 से 4 सवाल हो गए इस 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम के। सो दैट इज वाई ये ऐसे पूरा अच्छे से देखना बहुत जरूरी है। मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी को रखें, ह्यूमन वेलबींग के लिए जरूरी है। कोलैबोरेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं। अब सी ये मिशन अभी अप्रूव हुआ है प्राइम मिनिस्टर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल से। अल्टीमेट गोल है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के विद इन रखना है, एलिविएशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, प्रोटेक्शन, इरा ऑफ न्यू ग्रीन इकोनॉमी। व्हाट इज द न्यू वर्ड? ग्रीन इकोनॉमी। ऐसे ही एक वर्ड होता है ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है टेल? सो द पॉइंट इज कि इसमें सारे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर जरूरी है, और क्यूरियोसिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम इसको लेके आगे बढ़ाएं। Undertaking such a pledge would be a fitting celebration of our precious and irreplaceable natural world. तो सी
आपको ऐसे लिखना है, आप ऐसी फॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं क्या? आपको देखना ज्यादा बेहतर आपको नंबर मिलेंगे। इसमें देखो बहुत ज्यादा मोनोटोनस भी नहीं है, कितने सारे डिफरेंट आइडियाज शेयर किए, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक होते हुए आगे चल रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी। जितना आप रीडिंग करोगे ना, ओवरऑल आप उतने ही बेहतर होगे दिस सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन में। और ये एक दिन का काम नहीं है, आपको डेली बेसिस में ये करना चाहिए। इज इंडिया मिसिंग द ग्राफीन बस? तो ग्राफीन एक बहुत वंडरफुल दिस प्रोडक्ट है ग्राफीन। ये ग्राफीन होता है, ये ग्राफीन जो है एक पतली लेयर की तरह हो सकता है। कार्बन, एक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स है जो हेक्सागोनल लैटिस में ऐसे अरेंज्ड है। और ये ऐसे अरेंज्ड है कि ये ग्राफीन बहुत लाइट हो जाता है, वन ऑफ द लाइटेस्ट मटेरियल है। पर ये स्ट्रॉन्ग भी है, स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 200 टाइम्स। ये इम्परमिएबल भी है, मतलब लिक्विड और गैसेस इसको पास नहीं कर पा रही है। ये कंडक्टिव भी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। दिस इज थिन, दिस इज फ्लेक्सिबल, दिस इज ट्रांसपेरेंट। तो ग्राफीन को वंडर एलिमेंट बोलते हैं, वंडर मैटर बोलते हैं, वंडर मैटर बोलते हैं। सी, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये कंपोजिट मटेरियल्स में यूज हो सकता है, अलॉयज, रबर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कंक्रीट के जगह। ये फ्लेक्सिबिलिटी है तो कोटिंग, एडिटिव और वेरिएबल टेक्नोलॉजी में आ सकता है। ये थर्मल कंडक्टिविटी है तो अगेन कंपोजिट मटेरियल, पॉलीमर्स में। इम्परमिएबिलिटी है तो गैस स्टोरेज, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, वाटर प्यूरिफिकेशन। ऑस्मोसिस एक वर्ड होता है, ऑस्मोसिस, वहां यूज होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो लॉन्गर बैटरी लाइफ, सेमीकंडक्टर्स में। इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर है तो कंप्यूटर चिप्स में। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है तो ये थिनर, लाइटर स्क्रीन्स एंड ट्रांसपेरेंट टेंसाइल कोटिंग्स में भी यूज हो सकता है। सो द पॉइंट इज, इंडिया को ग्राफीन टेक्नोलॉजी में जो अभी वर्क चल रहा है, इस वंडर मटेरियल में फुल थ्रॉटल आगे बढ़ना चाहिए। ग्राफीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंडिया ने प्रोग्रेस किया है बट मच टू बी डिजायर्ड। Where court order dominate, a note in decline, and this is China's military diplomacy in Southeast Asia. इंडिया को अगर कोई रियल चैलेंज है, अभी मेंस क्लासेस में हम बहुत अच्छे से ये पढ़ेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी स्टेप बाय स्टेप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे। तो ये जो चाइना फैक्टर आता है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स भी है हमारे, ये एक बहुत बहुत सिंसियर मैटर है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना साउथ चाइना सी में डोमिनेंस रखता है। चाइना के पास काफी अच्छा पैसे हैं, कैश है, तो चेक डिप्लोमेसी भी करता है। अभी चाइना यूएस की प्रेजेंस को कम करने के लिए साउथ एशिया में जो एशियन कंट्रीज है उनके साथ अलायंस बनाने का ट्राई कर रहा है। इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल कंपटीशन यूएस के साथ है, तो चाइना अपनी मिलिट्री आउटरीच साउथ एशियन कंट्रीज में बढ़ा रहा है। चाइना मिलिट्री को आगे बढ़ा रहा है, बिकॉज ये भी चीज हमें पता है, चाइना की बेसिकली जब 1949 में चाइना बना था तो 3 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइंस आई हैं। पहली डॉक्ट्राइन थी स्टैंड अप, स्टैंड अप, ये जाओ एंड लाई डॉक्ट्राइन थी कि खड़े होना है, अपने पांव पे खड़े होना है, स्टैंड अप। फिर इसके बाद डेंग जियोपिंग डॉक्ट्राइन आई थी कि इकोनॉमिक माइट हमें चाहिए। 1780s में चाइना इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होगा। और जब से मिस्टर शी जिनपिंग आए हैं, इनकी डॉक्ट्राइन है मिलिट्री माइट। तो पहले स्टैंड अप, फिर चाइना वांटेड दिस इकोनॉमिक माइट, फिर अब जो फोकस है वो है मिलिट्री माइट पे। तो उसमें चाइना बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग भी दे रहा है। लेट अस वेट एंड वॉच। देन ode to a city, अमृतसर है, नो योर इंग्लिश। देन दिस इज गुबरनेटोरियल, इसका मतलब होता है ऑफ अ गवर्नर और हिज ऑफिस। तो दिस इज अगेन लेटिन वर्ड, और यहाँ पर है गवर्नर ऑफिस के बारे में ये वर्ड यूज करते हैं। ओके, देन इडियम है द बूट इज नाउ ऑन द अदर लेग। इसका मतलब है सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई है। It means that a situation has completely changed. When a situation has completely altered, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। So the boot is now on the other leg. Okay. Then इसके बाद जो next word है, ये बनिया, बनियान कैसे वर्ड हुआ? ये जो बनिया है ये मर्चेंट्स को बोला जाता है, व्यापारी। वनिज संस्कृत वर्ड से ये आया है। और फिर दिस इज यूज फॉर दिस क्लोथिंग एज वेल। देन दिस इज रेनोनकांट्स, ये जो वर्ड है ये पौंडीचेरी में यूज होता था जब फ्रेंच यहाँ पे रहते थे। पौंडीचेरी 4 जगह पर है। तो ये वर्ड में जो पौंडीचेरी के सिटीजन्स थे, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम और चंद्रनागोर, यहाँ जो सिटीजन्स थे उनको 2 कैटेगरी के सिटीजन्स में डाल दिया गया था। एक वो थे जो फ्रेंच नेम लगा के इक्वल राइट्स लाइक फ्रेंच थे, और बाकी दूसरे ऑर्डिनरी थे। ये पेडेंटिक है, इसका मतलब कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल्स, प्रिसाइज है, एग्जैक्ट है, मेटिकुलस है। Okay. Then this is Nepal's prime minister to hold talks with our prime minister today, likely to sign pacts on energy and trade. This is important. India Nepal relation हम इसको कवर करेंगे।
जयशंकर साहब ने अभी दिस लावरोव दिस रशिया एंड क्वीन ड्यूरिंग ब्रिक्स समिट यहाँ पर मीटिंग होगा. ब्रिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन ओटीटी प्लेटफॉर्म में बोला है एंटी टोबैको वार्निंग, टोबैको इज बैड, टोबैको ऑफ ऑल फॉर्म इज बैड. ट्रीटमेंट इतना आया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में. कैबिनेट ने अभी CITIIS प्रोग्राम के सेकेंड फेज को ओके कर दिया है. व्हाट इज दिस? सिटी इन्वेस्टमेंट इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोजेक्ट. सिटी अर्बन कल्चर, सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन. तो ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर ही होगा. इसमें वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स लाने की जरूरत होगी. ये CITIIS 2.0 है, 18 राज्यों में होगा और कंपटीशन बेस्ड होगा यहाँ पे, और इंटीग्रेटेड क्लाइमेट ओरिएंटेड मैनर में हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे. ओके, अब इसमें पार्टनर है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी भी है. ऑलराइट, अब सी इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं. फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स ऑन बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑफ 18 स्मार्ट सिटीज एटसेट्रा. तो इसमें ये सपोर्ट दिया जा रहा है. दिस इज अगेन अर्बन स्मार्ट सिटीज के अंदर है ये प्रोजेक्ट. सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट इंडिया में बुलाने की बात है. ग्रेन स्टोरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेन स्टोरेज, ये जो हम फसल उगाते हैं और ये जो हमारा गेहूं है और अदर क्रॉप्स है, इसको स्टोर करना बहुत जरूरी है. ग्रेनरी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ग्रेनरीज देखते थे. तो इसके लिए सेंटर अभी 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है. इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी आया था यहाँ पे, कोऑपरेटिव सेक्टर. द पॉइंट इज कि हम यहाँ पे वायबल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS के साथ हम जितने भी स्टोरेज हाउसेज है उसको बेहतर करें. और द पॉइंट इज अगर स्टोरेज बेहतर होगा तो वो वेस्टेज भी नहीं होगा और टाइमली उससे रिलीज करके हम एक जो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स है वो बना सकते हैं. MSP भी यहाँ पर एक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. दिस इज वर्ल्ड न्यूज. नॉर्थ कोरिया इज नॉर्थ कोरिया. देन US लेड मैरीटाइम कोलिशन गल्फ है, और लेबनान, चाइना, एंड देन दिस इज AI इज अगेंस्ट कैरी कीव लास्ट वॉरशिप. एंड चाइना है 6.5% ग्रोथ के गोल है. फिस्कल डेफिसिट 6.4% हो गया है. नैरो गुड. सेबी एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इज रिक्वायर्ड. दिस इज स्पोर्ट्स भी हमें कवर करना चाहिए. स्पोर्ट्स आजकल काफी ज्यादा आ रहा है. तो जैसे ये अभी फ्रेंच ओपन है, आप बताओ ऐसे कितने ग्रैंड स्लैम्स होते हैं और उनको ऑर्डर में बताओ. जैसे अभी ये फ्रेंच ओपन चल रहा है, तो ऐसे हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम्स आर देयर और उनको ऑर्डर में बताओ. साल में सबसे पहले कौन सा होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट. देन दिस इज साइंस एंड टेक. तो यहाँ पे एक न्यूरालिंक है. न्यूरालिंक में एक्चुअली एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है. इसमें ना हम इम्प्लांट्स करेंगे, टेक्नोलॉजी, माइक्रोचिप्स एटसेट्रा हम इम्प्लांट करेंगे ह्यूमन बॉडी में. एक प्रोसेसर लगा है, कोई चिप लगा हुआ है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, लाइक दैट. तो ये भी बड़ा एम्बिशियस बात चल रहा है. इट इज लाइक कि हम लाइक ह्यूमन बीइंग भी है बट उसमें रोबोटिक कंप्यूटर एबिलिटीज भी आ गया है. तो इससे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स एटसेट्रा भी कर सकते हैं. बहुत इसका स्कोप है बट इसमें थ्रेट भी है. लेट अस सी. दिस इज न्यूरालिंक. ये है वेनिस ऑफ द वेस्ट. इसको बोलते हैं न्यूयॉर्क. इसको बिग एप्पल भी बोलते हैं. प्रॉब्लम इज अगेन सी वाटर लेवल बढ़ रहा है तो ये डूब रहा है. द सिंकिंग ऑफ द बिग एप्पल विल नॉट ओनली अफेक्ट द मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग देयर. सिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है. साइंस एंड टेक का ये क्विज है. अब जैसे आज सवाल आए हैं इसके आंसर्स कल आए. सो द साइंस क्विज है. वंडरफुल ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फैसिनेटिंग दिस कल्चर. ओके, मसल्स. दिस इज मसल्स. आप बताओ इन ह्यूमन बॉडी में बोन्स कितनी होते हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, बोन्स कितनी होती हैं. ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर. ये PDF भी मैं अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे. ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल. Every day means every day. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.